हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। मेरा नेम है रिचा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वो वीडियो किस पर है? देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी का कहीं ना कहीं कुछ परसेंट वेटेज तो पूछा ही जाता है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए जिसे आप तैयार कर सकते हैं और कोई भी इंडिया का एग्जाम हो क्वालिफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी में बहुत कुछ चेंजेस नहीं होते। मटेरियल सब कुछ वही होता है, बस एग्जाम के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदल जाता है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखना होता है कि किस तरीके से कितना पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। तो चलो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, वो पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे पहला चैप्टर आता है संवैधानिक इतिहास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जैसे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की डिमांड उठाई गई कि वहां पे डिमांड आप पढ़ते हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद होगा तो हम चाहते हैं हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा खुद का मैकेनिज्म होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिमांड उठी और इतिहास तो उसके बारे में कि एक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा हिस्ट्री रहा है, किस तरीके से हमने डेवलपमेंट किए, क्या प्रोसेस रहा, उसके बारे में आप जानते हैं। फिर आता है आपका संविधान का निर्माण, क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें तो यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका वेटेज ठीक ठाक होता है। हर एग्जाम में अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर संविधान की एक मुख्य विशेषताएं कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी हमें फीचर्स पता होने चाहिए, विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पे पूछी जा रही है, वो एक आइडिया आपको होना चाहिए। फिर संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप कह सकते हो ना कि इंडियन पॉलिटी का एक आप कह सकते हो आईएमपी चैप्टर होता है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही। अब प्रियम्बल का आप प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से बना, क्या इसके मेन फीचर्स है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स शामिल हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होनी चाहिए इसमें अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं, कौन से अमेंडमेंट क्या प्रियम्बल फिर पूछता है कि क्या जो प्रस्तावना है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। फिर आता है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और यहीं से आपके जो है वो पार्ट 1 की शुरुआत होती है। ये आपके पार्ट 1 में आता है, यानी भाग 1 में आता है, जिसमें हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कैसे शामिल हुई, क्या उनका इतिहास रहा है, उन सभी के बारे में जो है वो यहाँ पे आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिर इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन सिटीजनशिप अगेन आर्टिकल 5 to 11 में आ जाती है, और 5 to 11 में आप सारी की सारी डिटेल्स देखते हैं कि क्या भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, क्या भारतीय नागरिकता का इतिहास है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप भारतीय नागरिकता ले सकते हैं, भारतीय नागरिकता ऐसे क्या तरीके हैं जिनके कारण आपकी भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में हमने जो है वो एक ही नागरिकता अपनाई है। यहाँ पे स्टेट्स की और सेंटर की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ सिटीजनशिप मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे राज्य और संघ की कोई अपनी नागरिकता नहीं होती। उसके बारे में डिटेल आप पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका
फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, और ये तो आपका बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट 3 में आ जाता है। सिटीजनशिप आपका पार्ट 2 में आ जाता है। इसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तब आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी आज के टाइम पीरियड में 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक समय पर फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, बट आज के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया गया है, ओनली जो है वो लीगल राइट बना दिया गया है। अब यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इसी के तहत पढ़ते हैं। फिर आप जो है वो पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी के बारे में भी आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होने चाहिए। जैसे जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं कि ये जो है ये बाध्यकारी है, सरकार को इनको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो जैसे आप कहीं जाते हैं, अब मान लो कि कहीं आपको जाना है बट वहां का आपको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, रोड मैप ओपन कर लेते हैं, गूगल मैप ओपन कर लेते हैं कि आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाए कि अच्छा इस डायरेक्शन में चलना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी क्या किया कि गवर्नमेंट को एक रोड मैप दिया, किसके थ्रू, डीपीएसपी के थ्रू। डीपीएसपी बताती है कि किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन बाध्यकारी नहीं है, ये सिटीजन्स के लिए दी गई है। जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम इस तरीके की भी बनाते हैं कि नहीं उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए, बट अगर नहीं हम फॉलो करते हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है ना। तो सेम वैसे ही जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारी ड्यूटीज बताई गई है। 11 ड्यूटीज के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर आप फेडरल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं, संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो फेडरल एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपका फायदा क्या होता है, जनरली आप ज्यादातर जो मैकेनिज्म देखिए वो मैकेनिज्म जो है वो सेम रहते हैं, थोड़ा सा पावर इधर उधर होती है। अगर मान लीजिए जैसे आपने संघीय कार्यपालिका की बात करें तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो वही सेम पावर यहाँ पे किसके पास आ जाती है, गवर्नर के पास आ जाती है। इस तरीके से अगेन जो है वो आप क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। इसमें संघीय कार्यपालिका में आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, राज्य की कार्यपालिका में आप जो है वो चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके की ये जो है ये पावर्स होती है। फिर आप जुडिशरी कवर कर लीजिए। जुडिशरी के 3 मैकेनिज्म है, आप सभी जानते हैं, वो तीनों मैकेनिज्म अच्छे से कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, और देन जो है वो आपका सेशन कोर्ट, या फिर जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं। फिर बहुत सारे आज के टाइम पीरियड में कमीशन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट कमीशन है कुछ है, 4-5 है, वो आप इंपॉर्टेंट कमीशंस कंप्लीट कर लीजिए। फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण शब्दावलियों की अगर हम बात करें या संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो ये आपके एक रिवीजन फैक्टर के तौर पे काम करता है कि जितनी आपने पॉलिटी पढ़ी उसमें सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ा, बट एक जगह आपके पास ऐसे नोट्स कंपाइल हो जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास वहां से हो जाए और वो सारी की सारी चीजें जो है वो वहां पे आप कर पाए। तो इतनी चीजें अगर आप इंडियन पॉलिटी के लिए करते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एक बार पढ़ लीजिए, नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बेसिस पे पीवाईक्यू लगाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ये आपका एक बेस्ट वे हो सकता है जहां से आप इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।